इस क्षेत्र के हमारे स्थानीय विधायक सुदर्शन बबलू जी, साथ लगती पंचायत के हमारे स्थानीय विधायक चैतन्य शर्मा जी, साथ लगती पंचायत के विधायक देवेंद्र भुट्टो जी, हमारे हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह जी, हिमाचल सरकार में एजी श्री अनूप रतन जी, उन्ना के हमारे साथी छोटे भाई विधायक सतपाल राजादा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा जी, संजीव कालिया जी, सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, इस पंचायत के प्रधान बलविंदर जी और सभी इस सभागार में आए हम विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जब मैं विभागों की बैठकें ले रहा था तो सभी विभाग के अधिकारी जब मेरे सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, उस समय मैं हर चीज बड़े ध्यान से देख रहा था, उनकी बात को सुनता था, शाम को उसका आकलन करता था और अगले दिन फिर हमारी बैठक शुरू होती थी। और जब मेरे पास फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते फाइनेंस का लेखा जोखा आया तो मेरे टेंशन भी बढ़ी और परेशानी भी बढ़ी। मैंने पूछा, क्या सरकार इस प्रकार से चलती है? उन्होंने कहा, पिछले 40 साल से तो इसी प्रकार से चल रही है। मैंने उनसे पूछा, फिर कब तक ये सरकारें ऐसे चलती रहेगी? एक दिन तो ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम सरकार चलाने के लिए जो धन की जरूरत पड़ती है वो भी हमें ना मिल पाए। उन्होंने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। उसी दिन मैंने उनसे ये पूछा कि हमारे पास विकास के लिए कितना पैसा हर साल खर्च करना पड़ता है। तो आपको मैं ये चीज इसलिए बताना चाहता हूं, जब माननीय सुदर्शन सिंह बबलू जी अपनी मांगे रख रहे थे तो मेरे दिमाग में वो धन घूम रहा था कि कितने पैसे की ये मांग रख रहे हैं। केवल 100 में से हम 17% ही विकास पर खर्च करते हैं, 17% ही, और 83% 83% हमारे और खर्चे होते हैं। तकरीबन 67% हम 67% खर्चा हम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं। 16,000 करोड़ रुपया हर साल हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अधिकारियों की पेमेंट पर खर्च करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की पे हर महीने साल के 16,000 रुपया हम सरकारी कर्मचारियों की पे पर खर्च करते हैं और 10,000 रुपया हम उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो 26,000 करोड़ रुपया हमारा इसमें जाता है। हमारी राजस्व कितना है? हमारा बजट 54,000 करोड़ रुपया है। उसके अलावा कितने शिक्षा संस्थान हैं, कितने हॉस्पिटल है, कितनी सड़कों का निर्माण करना है, उन सब पर भी खर्चा सिर्फ 17% होता है। और उस दिन मैंने ये सोचा कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और हम इस दिशा में आगे बढ़े। धीरे धीरे हमने उस पर काम करना शुरू किया और काम करते करते हमें कई नियम बदलने पड़े, कई कानून बदलने पड़े।
जब भी मैं जाता हूं कोई ना कोई कर्मचारी हमारे पास मांग लेकर आ जाता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि समाज के कौन से ऐसे वर्ग हैं जहां इस सरकार की रोशनी पहुंचनी चाहिए। कौन सा ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन काल में किसी नेता के पास नहीं गया हो, लेकिन उसके मन में ये आशा रहती हो कि मैं किसी ना किसी प्रकार से सरकार का जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें मुझे भी कुछ साधन मिले। और इस दृष्टि से हमने जब काम शुरू किया तो मैंने कुछ अपने अलग बिंदु चिन्हित किए। और सबसे पहला बिंदु मेरे सामने आया कि इस प्रदेश में तकरीबन 4000 के करीब अनाथ बच्चे हैं। सेमी अनाथ नहीं, अनाथ बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब मैं उनसे मिला, उन बेटियों से जब मैं मिला, तो मैंने पाया उनके मन में एक आशा है। वो आगे पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। उस दिन हमने सोचा कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस राजस्व पर अगर पहला अधिकार किसी लोगों का बनता है तो उन बच्चों का बनता है जो अपने माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं। और हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां इनको कानूनी तौर पर यह अधिकार दिया कि 27 साल की उम्र तक अगर ये पढ़ना चाहे, कोई एमबीबीएस करना चाहता है, कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो जाता है, कोई और साइंस की पढ़ाई करना चाहता है, उसका पूरा खर्च फीस के साथ हॉस्टल का सरकार उपलब्ध करवाएगी और 4000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी के रूप में उपलब्ध करवाएगी। अगर वो पीएचडी भी करना चाहता है तो पीएचडी का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, पीएचडी का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और हमने इस कानून को धरातल में 10 महीने बाद लाया। आज मैं बेटी से बात कर रहा था तो मेरे मन में आंतरिक प्रसन्नता हो रही थी कि आज ये इनका कानूनी अधिकार है, ये कानून के दायरे के तहत इनको अधिकार मिला है। इन पर कोई दया नहीं की है कि हमें इन पर दया की है कि इनको देना, ये इनका अधिकार था, वो अधिकार हमने इन बच्चों को दिया। हमारी सरकार जब से बनी हमने हमेशा ये कोशिश की है कि गांव के किसान तक पहुंच बनाई जाए, आम परिवार तक पहुंच बनाई जाए। जब मैं शिक्षा की मीटिंग ले रहा था मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था कि आज हम शिक्षा में गुणात्मक स्तर पर प्रदेश में 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। मैं पूछ रहा था, एक समय हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, आम स्कूल से पढ़े हैं, तब शिक्षक हमें पिटाई भी करता था और पढ़ाई भी अच्छी तरह से करवाता था। मैं शिक्षकों को दोष नहीं दे रहा, मैं व्यवस्था को दोष दे रहा हूं कि हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं और हमने शिक्षा में सुधार करने की बात सोची। कई कमियां आई, कई बच्चे अच्छे थे, मेरे सामने कई बार बच्चे आते थे, कोई डॉक्टर बन गया लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई इंजीनियर बन गया, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। हमने उन बच्चों के लिए भी एक योजना स्टार्ट की कि जिन बच्चों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अगर वो ये सोचता है कि उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, तो हमने डॉक्टर वाईएस परमार जी के नाम से शिक्षा ऋण योजना स्टार्ट की। क्या है वो ऋण योजना? कि जो बच्चा भी पढ़ाई कर ले, उसकी आय कितनी भी हो, अगर वो एमबीबीएस में सिलेक्ट होता है या कॉलेज में जाकर आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है, साइंस की पढ़ाई करना चाहता है, उसको 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में चला जाता है, कोई बाहर दिल्ली चला गया, सिलेक्ट हो गया, तो एकदम तो बैंक ऋण नहीं देगा। उसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर के पास पैसा जमा करवाया, क्योंकि जब एडमिशन होती है, हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर फीस जमा करवानी पड़ती है। वो बच्चा
डिप्टी कमिश्नर से संपर्क करेगा और उसके पहले सेमेस्टर की फीस डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जमा करवा दी जाएगी और 6 महीने के अंदर उसको लोन की सुविधा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। क्वालिटी एजुकेशन की बात आई तो हमने पाया कि जो बच्चों में कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा हो रही है। एक तरफ निजी स्कूल है और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं प्राइवेट स्कूल में चला गया तो मैं बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, टाई लगा कर आता है। बच्चे सभी इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे प्राइवेट में पढ़ने वाले हो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हो, लेकिन उनमें एक हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगले सेशन से हमने फैसला किया कि अगले सेशन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और सभी प्रकार की हमने स्कूलों को इंस्ट्रक्शन इस बारे में दे दी गई है। बच्चों पर मेंटल स्ट्रेस भी ना पड़े। हम छोटे बच्चे पर ज्यादा उम्मीद करते कि 5वीं वाला बच्चा भी अधिक पढ़े। उस मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करने के लिए और दिमाग पर जो ज्यादा बोझ पड़ता है उसको दूर करने के लिए हमने एक और निर्णय किया कि अगले बरस से 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, उससे पहले वो प्री नर्सरी में होगा। इसके अलावा अब स्कूल कैसे थे, कल मैं एक स्कूल में गया, मरवाड़ी स्कूल में कल मैं गया, अंदर बेटियों से मैं बात कर रहा था। स्कूल के अंदर गया, मैं पुल का उद्घाटन करने गया तो 7 स्कूल लगता था। मेरा मन किया कि मैं स्कूल में जाऊं। जब मैं स्कूल में गया तो नीचे फर्श टूटा हुआ था। मुझे पहले ही कल्पना थी कि ऐसा फर्श होगा। उस शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने पिछले बजट में 300 करोड़ रुपए का शिक्षा को सुधारने के लिए प्रावधान किया है। क्या है वो? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उसमें खेल की सुविधा भी होगी, पढ़ने की सुविधा भी होगी और जो एक्टिविटीज, दूसरी सांस्कृतिक एक्टिविटीज होगी उसकी सुविधा भी होगी। वो कोई बंद कमरे में एक मुर्गी खाने की तरह स्कूल नहीं होगा, वो बेस्ट स्कूल होगा। उसके लिए हमने भूमि का चयन करना शुरू किया और यहां भी भूमि का चयन कर लिया गया है। जल्दी 1 साल के भीतर उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। वो गवर्नमेंट स्कूल में होगा। और किस प्रकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाए, हमारी सरकार इस पर भी विचार कर रही है। हो सकता है कि कई शिक्षकों को इस मामले में थोड़ा परेशानी हो रही हो, लेकिन अगर उज्जवल भविष्य में इन बच्चों का निर्माण करना है तो हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हमने कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अगर प्राइमरी स्कूल भी है, एलिमेंट्री स्कूल भी है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा और प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जो वहां सुविधाएं मिलती है उस सब सुविधाओं का उपयोग वो कर सकेंगे। तो इस मामले में भी हमारी सरकार आने वाले एकेडमिक सेशन से परिवर्तन करने जा रही है। हेल्थ के मामले देख लीजिए। एक जगह आप अपने को चेकअप करवाने जाते हैं, फिर दूसरी जगह आपको ट्रांसफर कर दिया जाता कि आप उस हॉस्पिटल में जाकर आप चेक करवा के आओ। उन्ना के हॉस्पिटल में गए तो बोल दिया कि पीजीआई चंडीगढ़ चले जाओ या आईजीएमसी चले जाओ या टांडा चले जाओ। तो चक्कर पर चक्कर लगते रहते हैं। वो बेचारा अपने बिल सारे लेकर भाग दौड़ करता रहता है। हम उसमें भी सुधार करने जा रहे हैं। हमने पूरे हिमाचल की जनसंख्या का आभा नाम से एक आईडी हेल्थ डाटा बनाने का काम शुरू किया। 60% उसमें हमारा काम शुरू हो चुका है। यानी कि जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे, ये 56 हॉस्पिटल और सभी हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होगा। यानी कि जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप गए, आपको कोई पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उसमें आपका आधार कार्ड डालेगा, आपका बीमारी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है। नहीं तो पहले पर्ची ढूंढो, फिर एक्सरे की रिपोर्टें ढूंढो और फिर नहीं तो दोबारा से आपको एक्सरे करवा। और किस प्रकार से मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हेल्थ क्षेत्र में हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं
आप ऑपरेशन करवाने के बाद देखते हैं कि आपको 2 महीने की डेट मिल रही है, 3 महीने की डेट मिल रही है, 4 महीने की डेट मिल रही है। हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहते। हमने हेल्थ टेक्नोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी, लेटेस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी के अभी हमने टेंडर करवाए हैं। 2 साल बाद आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। ये सब चीजें बदलाव की प्रक्रिया से 1 वर्ष में हमने शुरू की है। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में किसान की आय कैसे बढ़े, किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हम सोच रहे हैं। जब किसान की आय बढ़ेगी तो प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। मैंने एक ही बार में 6 रुपए दूध के मूल्य में वृद्धि की है, यानी कि जो सरकार आपसे 32 रुपए किलो दूध खरीदती थी, हमने 38 रुपए किलो करके एक ही बार में किया। इससे काम नहीं बनने वाला, हम इसमें और दिशा में भी आगे सोच रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पशुपालक है, जब उसको उसका दूध का उचित मूल्य मिल ही नहीं पाता, कोई अश्योर्ड इनकम हो ही नहीं पाती, तो वो पशु पालेगा क्यों? वो ऐसे ही सड़कों पे छोड़ेगा। अगर उसको हम सही दिशा में ये उचित मूल्य किसी चीज का, अगर पशुपालक के ने किसी ने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, अगर हम उसको उचित मूल्य दिलाएंगे तो वो एक पशु की जगह दूसरा पशु भी रखेगा। हमारी सरकार आने वाले समय में इस दिशा में भी काम कर रही है। अब कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि 1 साल में किया क्या? 5 साल आपने इस अर्थव्यवस्था का बेड़ा किया। शिक्षा के स्तर में निचले स्तर पर आप लोगों ने हमें पहुंचा दिया। हेल्थ के सेक्टर में आप निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, हम उसमें सुधार कर रहे हैं। और ये सुधार हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कर रहे हैं कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस तक हमारे इस सुधार की रोशनी पहुंचनी चाहिए। 1 साल में हमने इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन किया है। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हम चाहते तो 4 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते थे, लेकिन नहीं, हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। और आज ही मुझे एक साथी मिले, उन्होंने कहा, मैं ITI का उद्घाटन करने गया, यहीं के थे, कि मैं बिजली बोर्ड में था। सर, आपकी दया से मुझे 16,000 रुपए महीने की पेंशन मिलनी शुरू हुई है। मैंने कहा कि अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम ना लागू करते तो आपको कितनी पेंशन मिलती? कह रहे थे 1400 रुपया। उसने अपने 21,000 रुपए का चेक मुझे इसलिए दिया कि मेरी जो बुढ़ापा है वो आपने सुरक्षित किया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, हर महीने सरकार से मुझे आए होगी। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे सवाल पूछते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं, पहली कैबिनेट में इस सरकार ने 1,36,000 उन सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया, उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमने लाया है। ये सरकार की कमिटमेंट थी। यद्यपि इन सरकारी कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास NPA के पड़े हुए हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उसको पैसे को देने में अभी भी आनाकानी कर रही है। लेकिन हमने अपने संसाधनों से ओल्ड पेंशन स्कीम देकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित रखा। यही नहीं, अभी हम इस आर्थिक बदहाली से गुजर ही रहे थे कि प्रदेश की सबसे भयंकर तबाही इस बरसात में देखने को मिली। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे जीवन काल में ऐसी आपदा आएगी, ऐसी त्रासदी आएगी कि 16,000 घर 16 आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। मैं प्रदेश के प्रत्येक जिले में गया, प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर मैंने देखा कई घर जो पूर्णतया बर्बाद हो चुके थे,
खाने के बर्तन तक भी उनके पास नहीं रहे थे। अच्छा खासा भला चंगा परिवार था, भारी बरसात ने उनका पक्का घर बहा दिया। वो रो रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। हमारी सरकार ने निर्णय किया, मैं सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। कानून ऐसे कि किसी की सरकार में हम मदद कर ही नहीं पाते थे। मदद भी कुछ 5,000 रुपए की दी जाती थी। मेरे दिल में ये पीड़ा थी। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार, 20 लाख के करीब हिमाचल प्रदेश में परिवार रहते हैं, और मैं हिमाचल के सारे कोने कोने में घुमा हूं। बड़ी मुश्किल से एक परिवार पाई पाई जोड़कर अपना पक्का घर बनाता है, पाई पाई जोड़कर, और सोचता है कि बुढ़ापे में मेरा जीने का ये मकान हमेशा सुरक्षा का सहारा रहेगा। जब उसका मकान, ये उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस आपदा में पिछली रात वो जिस मकान में रह रहा था, अगले सुबह उसका वो मकान नहीं रहेगा। आप बताइए उस परिवार पर कैसी बीतती होगी। और जब मैंने डिप्टी कमिश्नर से जाकर पूछा कि कितनी राहत दी, तो था किसी को 25,000 रुपए दी, किसी को 5,000 रुपए दी। मैंने अगले दिन फैसला किया, जो तंबुओं में लोग रह रहे थे, तंबुओं में, हमने कहा वो गांव में 5,000 रुपया किराए पर किसी भी पक्के मकान में रहेंगे, और उनको खाना पीना और रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 31 मार्च 2024 तक सरकार उपलब्ध करवाएगी गांव में। जो शहर में टूटे हुए मकान थे, वो उन मकानों को भी हमने ये कहा कि हम 10,000 रुपए प्रति माह सरकार उनको किराया देगी, और 31 मार्च 2024 तक उनका पूरा खर्च उठाएगी। बरसात में जब स्कूल बंद हुए तो हमने शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का प्रावधान भी किया। और हम इस आपदा से अभी जूझ ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे विधानसभा सेशन बुलाइए। मैंने उन्हें बार बार कहा, कितने पुलिस के कर्मचारी इन आपदा प्रभावित परिवारों की सेवा में लगे हुए हैं, कितने अधिकारी इन आपदा प्रभावित परिवारों की सेवा में लगे हुए हैं। आप कुछ समय दीजिए। अगर हमने विधानसभा सेशन बुलाया तो ये जनता और विधायकों के जवाब देते रहेंगे, और आपदा परिवारों की सहायता करने में हम कुताही बरत देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़े हुए। कोई नहीं गया उनका नेता दिल्ली कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, अपने जीवन काल में ऐसी आपदा हमने कभी नहीं देखी, कृपया करके स्पेशल रिलीफ पैकेज एक हिमाचल प्रदेश सरकार को दीजिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन जो आपदा में बह गए लोगों के मकान थे उनको कौन सहायता प्रदान करेगा। ये लोग राजनीति करते रहे। जब हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, ये आपदा में हमारे पास एक प्रस्ताव लेकर आए। बड़ी बड़ी बात है कि 3 दिन तक चर्चा चली विधानसभा सत्र में। उन्होंने हमें हमारी कमियां गिनाई, हमने उन कमियों को भी ठीक करने की कोशिश की। और जब प्रस्ताव पर वोट देने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक चुनकर गए हैं उन्होंने उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं दिया। वो प्रस्ताव था कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग की प्रस्ताव था, वो नहीं की दिया। चर्चा करते रहे, भाषण देते रहे, ये बात में नहीं थी। फिर मैं केंद्र सरकार के पास गया, देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला। मैंने अनुरोध किया, हिमाचल में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, आप हमें उत्तराखंड की तर्ज पर, आप हमें गुजरात में भुज की तर्ज पर आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। लेकिन इस मामले में कोई भी केंद्र सरकार ने हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। और जो धन उपलब्ध करवाया वो तो हमारा बजट में हमारा अधिकार था, वो हमें मिलना ही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद देख लीजिए, 3 सांसद है इनके, किसी ने कभी गृह मंत्री के पास, अमित शाह जी के पास ये अनुरोध किया हो कि कृपया करके आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए? एक भी सांसद नहीं गया, एक भी विधायक नहीं गया।
फिर हमने अपनी इच्छा शक्ति से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया और हमने उन आपदा राहत पैकेज के लिए केंद्र के कानून को बदल दिया। राज्य के जो दकियानूसी कानून थे उनको बदल दिया। जो सहायता पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,50,000 रुपया हुआ करती थी, हमने कानून बदलकर उसको 7 लाख रुपया कर दिया ताकि वो अपना घर बना सके। 4,000 ऐसे घर जो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए थे, सरकार ने प्रत्येक परिवार को 7 लाख रुपया दिया। यही नहीं, 13,000 घर आंशिक रूप से बह गए थे। किसी की दीवार चलेगी, किसी का डंगा चला गया, किसी की दुकान चलेगी, किसी की पशुशाला चलेगी। हमने उन्हें भी 5,000 रुपया आर्थिक सहायता होती थी, उस कानून को भी बदल दिया, 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। यह सरकार की कटिबद्धता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। उसके बाद हमने पाया, हम आम परिवारों से उठकर आए हैं। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मेरे माताजी गांव में रहते हैं। मैं देखता था कि पटवारी के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज पटवारी जी कहीं डिमार्केशन में गए, उनका भी कसूर नहीं है, मैं उनको नहीं बोलता। और हमने फैसला किया कि महीने के 2 आखिरी दिनों में राजस्व अदालतें लगेगी। मैंने खुद मीटिंग ली, सब डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग रही और मैंने कहा कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंतकाल अदालतें लगी, तकसीम अदालतें लगी और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 3 महीने में 65,000 इंतकाल किए गए और 4,071 तकसीम के मामले निपटाए गए। ये सरकार की गवर्नेंस की बात थी। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। अभी हम इस राजस्व अदालतों से उभर ही रहे थे कि हमारे पास आर्थिक तंगी ने थोड़ा रास्ता रोक दिया, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हमने कहा हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार निकालेंगे और हमने तकरीबन 20,000 रोजगार अभी सरकारी क्षेत्र में निकाले हैं, जिसमें पिछले 5 साल से कभी ना शास्त्री की भर्ती हुई थी, ना जेबीटी की भर्ती हुई थी, ना टीजीटी की भर्ती हुई थी, ना टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल की भर्ती हुई थी, ना लेक्चरर की भर्ती हुई थी। हमने बैच वाइज भर्ती शुरू कर दी और जो बची हुई 50% सीट है और पब्लिक सर्विस कमीशन को ये बोल दिया कि इसी महीने उसकी एडवर्टाइजमेंट निकाली जाए और जो 3,000 पोस्टें लेक्चरर और जेबीटी और उनकी भर्ती की है वो निकालने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हमारे जंगल इतने बड़े हैं, कई जगह है ही फॉरेस्ट गार्ड नहीं है। हमने 261 पोस्टें वन मित्रों की निकाली है, जिसकी की लास्ट डेट हो गई है। हमने पुलिस की भर्ती के लिए 1231 पोस्टें निकाली। हमने पैराफीटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर के लिए, मल्टीपर्पज वर्कर के लिए 10,000 पोस्टें अभी निकाली है। पटवारियों को पटवार खाने खाली ना रहे, 984 के करीब हमने पटवारियों की पोस्टें निकाली है। 1400 के करीब नर्सिंग की पोस्टें निकाली है। ये सब पोस्टें आपके द्वारा युवाओं को हिमाचल का रोजगार मिलेगा, पर सभी को हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं दे सकते। कुछ क्षेत्र में हमें निजी तौर के रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे। जल्दी ही हम किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना लेकर आ रहे हैं। उसके पर कार्य हमारा शुरू हो रहा है, चर्चा हो रही है कैसे गरीब किसान की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। 5 साल कभी भी जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आरामदायक सरकार चलानी होती हम भी चलाते, हम भी सत्ता सुख भोगते, हम भी कोई कड़े फैसला नहीं लेते, पर हमारे फैसले आम लोगों के हित में के हैं। हमारे फैसले किसान के हित के होंगे, महिलाओं के सम्मान के होंगे, युवाओं को रोजगार देने के अवसर के सम्मान होंगे। यह हम फैसला करना चाहते हैं। अभी कई और विभागों में हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। कईयों को इन फैसलों से अड़चने होती है, लेकिन ये अड़चने थोड़े समय के लिए है। एक समय जब आएगा जब युवा पीढ़ी को इस जो हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं उसका फायदा मिलना शुरू होगा, और ये शुरू भी हो चुका है। अंत में मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, जब भी आपके पास इनके नेता आए
इनको से पूछिए कि आपदा के समय आप कहां थे। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 9,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास एनपीए का पड़ा है, उसको क्यों वहां क्यों अड़ंगे आप अड़ा रहे हैं। हमारा जो आपदा के बाद हमें पैसा मिलना चाहिए, जिसका कि बजट में प्रावधान होता है, जो भी केंद्र सरकार के पास कोई पैसा हम लोगों के टैक्सी से आता है, केंद्र सरकार से इनको पूछना चाहिए कि 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम हमने भरकर सितंबर माह का दिया हुआ है, ये उसमें भी अड़ंगा आ रहे हैं। जो हमें मिलना है आज नहीं 2 महीने बाद मिले, लेकिन मिलना है। लेकिन अगर समय का ना मिलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के उसमें भी अड़ंगा अड़ा रहे हैं। हर चीज में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूं कि आपकी सरकार है, ये आपके लोगों की हित की सरकार है। और ये जो प्रदेश कर्जे के नीचे डूबा है, इसमें 5 साल जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे वो सबसे बड़े कसूरदार रहे हैं। इसमें उन्होंने प्रदेश को कर्ज के जाल के नीचे बचा रखा है। और यही नहीं, इस सभागार में जितने भी लोग खड़े हैं, आप ये मत सोचिए कि आप पर कर्जा नहीं है। कर्जा जिस सरकार पर होता है उसकी जनता पर भी होता है। 1,02,000 रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जो 75 लाख की जनसंख्या है उस पर चढ़ा हुआ है। इसीलिए हमने बार बार कहा है, इस बार हमारे फैसलों से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 20% का सुधार किया। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है जब हमारे पास राजस्व की उगाही होती है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारे पास जिस तरह 100 रुपया आता है और हम खर्चा 170 रुपया कर रहे हैं, यानी कि आय हमारे पास 100 रुपया, हर महीने 100 रुपया आना है और 170 रुपया हर महीने खर्चा करना है। आपके परिवार में अगर 10,000 रुपया आता हो और आपको 17,000 रुपया खर्च करना पड़े तो 7,000 आप कहीं से कर्जा उठाओगे ही। कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा चढ़ा जा रहा है। अब हम इस कर्जे को भी लगाम लगाने लगे हैं धीरे धीरे। और किसान तक और गांव के लोगों तक कैसे हमारे संसाधन पहुंचे, उस दृष्टि से भी हम सरकार कार्य करने जा रही है। इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए। और ये दिन दूर नहीं कि 4 साल 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ जाएगी और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये आने वाले समय में आप खुद देखेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सवाल पूछिए इनसे कि आपदा के समय आप कहां थे। सवाल पूछिए इनसे कि जो 10,000 करोड़ रुपए का हमारा क्लेम है उसमें क्यों आप अड़ंगा अड़ा रहे हैं। वो प्रदेशवासियों का क्लेम है, आप लोगों का क्लेम है। ये चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन तक ये सब चीजें रोक के रखे, लेकिन हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे, प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये हमारी कटिबद्धता है। मैं अंत में आप लोगों से, हमारे छोटे भाई बबलू जी जब भी आते हैं कोई ना कोई काम लेके, चाहे सुबह है मेरे घर में पहुंच जाते हैं और हमेशा अपने काम की वकालत से इस ढंग से करते हैं कि आप लोगों के हित के काम हो। एक सच्चे सेवक के रूप में आपने इनको चुनकर भेजा है, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कहा है कि आप मां चिंतपूर्णी के चरणों में जा रहे हैं और मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद इस प्रदेश पर बना रहे, तो एक चिंतपूर्णी महोत्सव होना चाहिए। 2 दिन का चिंतपूर्णी महोत्सव के लिए इन्होंने मुझसे अनुरोध किया है, तो ये 2 दिन का चिंतपूर्णी महोत्सव मां चिंतपूर्णी माता के चरणों में अंब में करवाना चाहते हैं। इसकी मैं जिला स्तरीय 2 दिन के चिंतपूर्णी अवसर की मैं घोषणा करता हूं। एक मिनी सचिवालय, एक ही कंबाइंड ऑफिस होना चाहिए। पहले क्या होता है कि एसडीएम के पास जाओ, फिर परली तरफ तहसील का ऑफिस है, फिर परली तरफ बीडीओ का ऑफिस है। तो मिनी सचिवालय की बात हम पूरे प्रदेश में एक ही ऑफिस छत के नीचे सभी ऑफिसों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अंब में मिनी सचिवालय नहीं है, ऐसे मिनी सचिवालय को भी मैं देने की घोषणा करता हूँ। बाढ़ नियंत्रण, इन्होंने कहा कि स्वार चैनलाइजेशन का बहुत बड़ा काम है। कई 5-6 गांव में किसी क्षेत्र में
स्वचैनलाइजेशन करनी है, उसके लिए इन्होंने 10 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं उसको भी देने की घोषणा करता हूं। इनका गांव है पंजोआ और कहा कि मेरे गांव में हेल्थ सेंटर नहीं है और मैं विधायक हूँ, रोज मेरे पास कोई ना कोई आता रहता है और बोलता है कि मेरे गांव में हेल्थ सेंटर दीजिए जाए। पीएससी खोलने की इन्होंने बात की है, पीएससी खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। बहुत ज्यादा लिख दिया इन्होंने, इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन एक इंडोर स्टेडियम की इन्होंने बात की है। इंडोर स्टेडियम में मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी जो नशे में पड़ती जा रही है उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन इंडोर स्टेडियम में 3-4 खेलने हो, उस दृष्टि से इसको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। और आईटीआई में 2 ट्रेड जो अभी मैं जिसका उद्घाटन करके आया, उसमें लेटेस्ट ट्रेड की मैंने बात की है और लेटेस्ट ट्रेड स्टार्ट होंगे जिनसे हमारे बच्चों को और बेटियों को रोजगार मिले। साइंस ब्लॉक तो निश्चित तौर पर ही इन्होंने कहा कि साइंस ब्लॉक जीएसएस सलोई और ब्यारा दोनों स्कूलों में मैं देने की घोषणा करता हूं। और पुराने हैंडपंपों को ठीक करने के लिए जो ट्यूबवेल्स लगे हैं उसमें 50 के करीब आपके ट्यूबवेल लगे हैं, जिसमें 3 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। बाकी घोषणाएं मेरे को दोबारा अभी तो आना आपके पास, उस समय करूंगा, वो बाद में भी करेंगे, कुछ जेब भी देखनी पड़ती है ना। तो आपका और जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है वो हमारा हर एक विधानसभा क्षेत्र में खोलने की, इसी पंचायत में खोल रहे हैं, पर वो ऐसा ना होना कि नदी के खड्ड के साथ खोलना, अच्छी जगह खोलना उसको। उसके लिए भी हम जब अगली बार आएंगे, अभी तो नक्शे बन रहे हैं उसके, उस समय आपको इससे बात करेंगे। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।